बच्चों, आपकी लास्ट क्लास से आगे के क्वेश्चंस पर हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। देखो बच्चों, अब हम अपने नेक्स्ट चार्ट पर आते हैं और ये चार्ट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, इस चार्ट में क्या बताया गया है कि भाई यूएन यूनाइटेड नेशंस की स्थापना के क्या चरण थे। ठीक है, उसके बारे में बात करी गई है इस चार्ट में। तो हम देखते हैं इस चार्ट को। देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये देखने की जरूरत है कि यूएन की स्थापना जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध जब हमारा चल रहा था तभी से इसकी स्थापना के प्रयास शुरू हो गए थे वर्ल्ड में। ठीक है, और इसी संदर्भ में, इसी क्रम में अगस्त 1941 में, अगस्त 1941 में एक अटलांटिक चार्टर पे हस्ताक्षर किए गए थे। एक मिनट रुको बच्चों। एक अटलांटिक चार्टर था जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, कि अटलांटिक चार्टर पे कब हस्ताक्षर किए गए थे? तो हस्ताक्षर किए गए अगस्त 1941 में। और किस किस देश के मुख्य ने इस चार्टर पर हस्ताक्षर किए? ठीक है, तो देश तो देखो दो मुख्य थे। एक पहला मुख्य देश था अमेरिका और दूसरा था ब्रिटेन, ब्रिटिश। ठीक है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे रूजवेल्ट और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो थे चर्चिल। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। देखो, इसमें तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई अटलांटिक चार्टर पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो आंसर होगा अगस्त 1941 में। ठीक है, और जो है इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? तो देश शामिल थे, पहला अमेरिका और दूसरा ब्रिटेन। अब ये भी पूछ सकते हैं कि भाई उनके जो दोनों ही देश हैं अमेरिका और ब्रिटेन, उनके प्रतिनिधि कौन थे? तो भाई अमेरिका के तो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस टाइम थे चर्चिल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पे हम आते हैं। जनवरी 1942। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। इसमें एक हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर, इस पर हस्ताक्षर हुए थे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि भाई आपको क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो आपको आंसर करना है इसमें दिसंबर 1943। ठीक है, नेक्स्ट पर हम आते हैं। फरवरी 1945 में एक याल्टा सम्मेलन हुआ था और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने बच्चों पढ़ लिया है कि यूएन के पास एक वीटो की पावर होती है। ठीक है, यूएन के जो परमानेंट मेंबर होते हैं सुरक्षा परिषद के, यूएन के मुख्य 6 अंग हैं, उनमें से एक मुख्य अंग है इसका सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद के भी सदस्यों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो होते हैं स्थायी सदस्य और दूसरे होते हैं अस्थायी सदस्य। तो जो स्थायी सदस्य होते हैं, जो कि अभी विश्व में 5 ऐसे सदस्य हैं, उनको ये वीटो पावर मिली हुई है। ठीक है, और इस वीटो पावर पर डिसीजन लिया गया था याल्टा सम्मेलन में। तो इस पर क्वेश्चन देखो कैसे आ सकता है। पहले तो ये पूछा जा सकता है कि भाई याल्टा सम्मेलन जो है उसमें किस मुख्य बात पर निर्णय लिया गया था? तो आप करोगे कि भाई वीटो पावर पे लिया गया था। ठीक है, दूसरा ऐसे पूछ सकते हैं कि भाई वीटो पावर जो है, या सॉरी, याल्टा जो सम्मेलन है ये कब किया गया था? तो आप लिखोगे फरवरी 1945 में। ठीक है, तीसरा ये पूछ सकते हैं कि कौन कौन से नेता इसमें शामिल थे? तो भाई इसमें 3 बड़े नेता शामिल थे। अमेरिका के थे रूजवेल्ट, चर्चिल थे ब्रिटेन के और स्टॉलिन थे ये हमारे यूएसएसआर के। यहाँ लिख देते हैं, रूजवेल्ट है अमेरिका के, चर्चिल जो है ये ब्रिटेन के थे उस टाइम प्रधानमंत्री, जो कि ऊपर भी आपको बताया है। और स्टॉलिन जो है ये यूएसएसआर के मुख्य थे। ठीक है बच्चों, तो ये बात कही गई थी याल्टा सम्मेलन सम्मेलन में। नेक्स्ट आते हैं हम। सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन किया गया था। ठीक है, अप्रैल मई 1945 में। और सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मसले पर
केंद्रित 2 महीने लंबा यहाँ पर सम्मेलन संपन्न हुआ था। नेक्स्ट पर हम आते हैं। 26 जून 1945 में क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और पोलैंड इस पर हस्ताक्षर करने वाला 51वां देश था, जिसने कि 15 अक्टूबर को इस पर हस्ताक्षर किए। तो बच्चों इस पे कैसे आपका क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल संस्थापक देश कितने थे। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश हैं। तो वो होगा आपका 193। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो मेंबर कंट्रीज है वो होगी आपकी 193। ठीक है। अब क्वेश्चन ऐसे भी आप पूछ सकते हैं कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल संस्थापक सदस्य या देश कितने थे। तो वो आपको करना है 51। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, उनसे क्वेश्चन करती हूँ, तो बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो इस पर आपको स्पेशली ध्यान देना है। ठीक है। अब बात आती है कि भाई सब कुछ हमने डिसाइड कर लिया है भाई, जो हमारे जो संस्थापक सदस्य हैं उन्होंने भी चार्टर पर हस्ताक्षर कर दिए, क्या क्या नियम होंगे सब बना दिए हैं। अब जो है इसकी विधिवत स्थापना की गई, और वो कब की गई? ये की गई 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि भाई 30 अक्टूबर 1945 को क्या स्पेशल था? 30 अक्टूबर को भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो गया था। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई भारत जो है वो यूएन का, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो आपको करना है इसमें 30 अक्टूबर 1945। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ प्रमुख अंगों के बारे में आपको बताया गया है, तो इसमें भी आपको जो है ध्यान देने की जरूरत है। जैसा कि आपको बताया है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग तो 6 ही हैं। ये है पहला हमारा आम सभा। ठीक है। दूसरा है हमारा मुख्य अंग सुरक्षा परिषद। ठीक है। एक में इसको ब्लैक कलर कर लेते हैं। इसको इरेज करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग पहला है सुरक्षा परिषद, दूसरा है आम सभा। ठीक है। तीसरा आता है हमारा इसमें आर्थिक और सामाजिक परिषद। ठीक है। फोर्थ है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। फिफ्थ है हमारा सचिवालय। और सिक्स्थ और लास्ट जो हमारा अंग है वो है न्यासिता परिषद। तो अब इन अंगों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है सुरक्षा परिषद, जो कि यूएन का सबसे ज्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली अंग है। ठीक है। इस सुरक्षा परिषद के टोटल 15 सदस्य होते हैं। ठीक है। जिनमें से कि 5 तो होते हैं इसके स्थायी सदस्य। देखो लिखते हैं अभी यहाँ पे। टोटल देखो बच्चों इसके 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 तो होते हैं इसके स्थायी सदस्य। ठीक है। ये स्थायी सदस्य हो गए, जिसमें कि कौन कौन से देश हैं? चीन है, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन एंड अमेरिका, जिन्हें की वीटो का अधिकार भी मिला हुआ है। और वीटो की जो बात है ये कही गई थी, इस पे डिसाइड किया गया था याल्टा सम्मेलन, जो कि 1945 में किया गया था। ठीक है। तो भाई पहले तरीके के इसके सदस्य होंगे स्थायी सदस्य, जो कि 5 हैं, और दूसरे तरीके के जो इसके 10 अस्थायी सदस्य भी होते हैं। ठीक है। ये होते हैं 10, जो कि होते हैं अस्थायी सदस्य। अस्थायी क्यों होते हैं भाई? ये इसलिए होते हैं कि अस्थायी सदस्यों का जो चुनाव है वो आम सभा के द्वारा 2 वर्षों के लिए किया जाता है, और जो इसके जो निर्णय होते हैं वो सभी सदस्यों पे बाध्यकारी होते हैं। ठीक है। अब इसके नेक्स्ट अंक पे आते हैं हम, वो है आम सभा। ठीक है। जिसे कि महासभा भी कहा जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है कि इसको महासभा लिख दे।
ठीक है, तो वर्तमान में महासभा में टोटल मेंबर कंट्रीज देश हैं 193 और सभी को इसमें एक समान मत प्राप्त है। इसके प्रमुख जो निर्णयों के लिए 2/3 और बाकी में सामान्य बहुमत की इसमें जरूरत होती है। इसके जो निर्णय होते हैं वो इसके सभी सदस्यों पर बाध्यकारी होते हैं। अब इसका थर्ड अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसे शॉर्ट फॉर्म में इकोसोक भी बोला जाता है। इको सोक, इट मीन्स, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है बच्चों, देखो अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसके जो सदस्य हैं, इन सदस्य देशों का जो चुनाव है आम सभा के द्वारा 3 वर्षों के लिए किया जाता है। ठीक है, सभी भौगोलिक क्षेत्रों को इसमें प्रतिनिधित्व देते हुए इसमें टोटल 54 सदस्य इसमें शामिल है। ठीक है, ये भौगोलिक क्षेत्र क्या होता है? ये भौगोलिक क्षेत्र का मतलब है कि जितने भी कॉन्टिनेंट हैं हमारे, ठीक है, उन सभी कॉन्टिनेंट के प्रतिनिधि इसमें शामिल रहते हैं। ठीक है, हम इसके फोर्थ जो इसका अंग है उस पर आते हैं। ये है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं टोटल, जिनका जो चुनाव है 9 वर्षों के लिए आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत के द्वारा होता है। और सबसे मुख्य बात यह है कि इसका जो मुख्यालय है वो हेग में है। और हेग कहाँ पर है? हेग है नीदरलैंड में। अच्छा बच्चों, देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई यूएन का एक ऐसा अंग बताइए जिसका मुख्यालय जो है हेग में है। ठीक है, तो आपको बताना है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और देखो सबसे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यूएन के जितने भी अंग हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर इसके पांचों जो अंग हैं, इन सब के जो मुख्यालय है ये अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। ठीक है, केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बोला जाता है, केवल इसी का जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है, वो नीदरलैंड के हेग शहर में स्थापित है। इसके नेक्स्ट हम आते हैं इसके ऑर्गन पर, अंग पर, वो है सचिवालय। ठीक है, अन्य प्रमुख संगठनों के कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ है। स्टाफ, अंतर्राष्ट्रीय स्टाफ, जैसे कि हमारे ऑफिस वर्क जो होते हैं डेली के, ठीक है, तो ऐसे ही ये यूएन का जितना भी ऑफिस का वर्क होता है वो किया जाता है इस सचिवालय में। इसका जो प्रधान होता है वो महासचिव होता है, जिसकी जो नियुक्ति है वो सुरक्षा परिषद की सलाह पर आम सभा 5 वर्षों के लिए करती है। और करंट में इसके जो महासचिव हैं वो है एंटोनियो गुतेरेस, जो कि हम आगे के चार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसका सिक्स्थ अंग न्यासिता परिषद, जिसे कि इंग्लिश में ट्रस्टीशिप काउंसिल भी बोला जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यासिता प्रणाली के अंतर्गत आने वाली अंतिम ट्रस्ट टेरिटरी पलाऊ के आजाद होने के साथ ही ये जो अंग है ये 1 नवंबर 1994 से यह परिषद स्थगित है। स्थगित का मतलब है कि वर्तमान में ये वर्किंग नहीं है, लेकिन फिर भी ये यूएन का अंग है। ठीक है बच्चों, अब देखो बाकी हम इसके और जो इसकी मुख्य एजेंसीज हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जिसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। इसकी सहायक निकाय हैं, सैन्य समिति है, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण। ठीक है, इसके अलावा देखो एक आईएई है, आईएईए भी है, जिसे कि अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा भी इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों के प्रति ये उत्तरदायी है। देखो अंकटाड, आपके न्यू सिलेबस में ये जुड़ा हुआ है अंकटाड, और इस पर भी क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। अंकटाड का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है व्यापार एवं विकास सम्मेलन, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इट मीन्स की संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। फिर आता है यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम।
फिर आता है हमारा यूनिसेफ, और ये भी आपके इस बार सिलेबस में है। ठीक है, यूनिसेफ ये होगा हमारा बाल कोष। यूएनईएफए और यूएनएससीआर जो कि शरणार्थी उच्चायोग है, और डब्ल्यूईपी विश्व खाद्य प्रोग्राम कार्यक्रम कुछ विशेष कार्यों के लिए भी है, जैसे कि मानवाधिकारों के लिए भी कुछ संस्थाएं स्थापित की गई है, जिसमें कि आपको पता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट वॉच भी है। ठीक है, मादक द्रव्य, टिकाऊ विकास और महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए भी कुछ आयोग जो है वो बनाए गए हैं। कुछ क्षेत्रीय आयोग भी हैं इसमें नीचे जहां दिए गए हैं, जो क्षेत्र के विकास पे जो है ध्यान देते हैं, जिसमें कि अफ्रीका, यूरोप, दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियाई जो देश हैं उनके आर्थिक उनका ये आर्थिक आयोग है, उनके विकास में ये जो है हेल्प करता है। आर्थिक और सामाजिक आयोग भी है, जो कि एशिया प्रशांत और पश्चिमी एशिया के आर्थिक और सामाजिक विकास में ध्यान देता है। WTO ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ये OPCW, ये UNRISD। ठीक है, कुछ अन्य इकाइयां भी हैं। इसके अलावा ये आपके ये जिस इन बेटा ये जितनी भी एजेंसियां हैं इन सब के आपको फुल फॉर्म आने चाहिए। आपको शॉर्ट में दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस संगठन का आप पूरा नाम बताइए। तो देखो ILO, ये भी आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको जोड़ा गया है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसे कहा जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। फिर आता है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसका वर्तमान जो स्थिति है वर्ल्ड में कोरोना महामारी के संदर्भ में इसका रोल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट है हमारी IMF। IMF को बोला जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इट मीन्स की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। फिर आता है IMO, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन। फिर आता है ITO, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। ठीक है, देखो बच्चों कुछ और भी इसमें पॉइंट दिए हुए हैं नीचे, उसको भी हम देख लेते हैं। नियुक्त करने वालों के प्रति सीधी जवाबदेही को दर्शाता है। वित्तीय सहायता विहीन संबंध दर्शाता है। सुरक्षा परिषद की विशेष स्थिति दर्शाता है। यह 5 स्थायी सदस्यों के निषेधाधिकार वीटो से नियंत्रित होती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम। देखो बच्चों, अभी तक UN के जितने भी महासचिव बने हैं ये उनके बारे में आपको दिया गया है। इसमें पहले महासचिव जो है वो है ट्राइगली, और ये कौन सी कंट्री के थे? ये थे नॉर्वे के। कलर चेंज कर देते हैं इसका। इनका टाइम पीरियड देखो आप, 1946 से 1952। तो इस बीच भाई क्या क्या हुआ था? इस बीच जो है भारत आजाद हुआ था। ठीक है, कोरिया का युद्ध हुआ था शीत युद्ध के संदर्भ में। ठीक है, दोबारा महासचिव बनाने का सोवियत संघ ने विरोध किया था इनको, और इन्होंने महासचिव के पद से त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भाई UN के जो प्रथम महासचिव हैं वो कौन थे? तो आपको लिखना है ट्राइगली। और कौन से देश के थे? तो आपको लिखना है नॉर्वे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। डॉग हैमरशोल्ड, ये UN के सेकंड नंबर के हमारे महासचिव थे। ये फर्स्ट नंबर के हैं और ये है सेकंड नंबर के। ठीक है, और ये कौन से देश के थे? ये थे बच्चों स्वीडन के। इसको थोड़ा और जूम कर देते हैं। ये स्वीडन के थे। इनका टाइम पीरियड देखो आप, इनके टाइम पीरियड में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी? ठीक है, स्वेज नहर का विवाद सुलझाने में और अफ्रीका के अनौपनिवेशीकरण के लिए इन्होंने काम किया था। इनको मरणोपरांत
नोबेल शांति पुरस्कार भी इन्हें दिया गया था। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि भाई यूएन के उस महासचिव का नाम बताइए जिन्हें की मरणोपरांत नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। तो वो होंगे डैग हैमरशोल्ड। थर्ड आते हैं यूथांड। कौन सी कंट्री से थे ये थे बर्मा से। ठीक है, जिसका नाम जो है वर्तमान में चेंज करके म्यांमार कर दिया गया है। ठीक है, इनका टाइम पीरियड ये है। अब आप बताइए इस टाइम पीरियड को देख के आपको क्या समझ में आता है कि वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा था। ठीक है, फर्स्टली तो बच्चों क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था हमारा, इन 1962 में। ठीक है, तो उसको उस संकट को सुलझाने में इनकी बहुत ही बड़ी भूमिका थी। ठीक है, बाकी इस टाइम में कॉन्गो में संकट की समाप्ति के लिए भी इन्होंने काफी प्रयास किए। साइप्रस में यूएन की शांति सेना भी इन्होंने भेजी थी और वियतनाम युद्ध के दौरान इन्होंने अमेरिका की आलोचना की थी। ठीक है, फोर्थ नंबर के हैं हमारे कुर्ट वॉल्डहीम। ठीक है, ये ऑस्ट्रिया से थे और इन्होंने क्या स्पेशल किया देखो, 1972 टू 1981। तो इस टाइम क्या हुआ था, इस टाइम हमारा बांग्लादेश के साथ में, सॉरी, बांग्लादेश एक न्यू कंट्री बनी थी और पाकिस्तान के साथ भारत का दूसरा युद्ध हुआ था। ठीक है, देखो बांग्लादेश में राहत अभियान की देखरेख इनके साथ इनके कार्यकाल में की गई थी। नामीबिया और लेबनान की समस्याओं के समाधान के भी इन्होंने प्रयास किए। तीसरी बार महासचिव पद पर चुने जाने की दावेदारी का चीन के द्वारा विरोध किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जेवियर पेरेस दे कुइयार। ये पेरू कंट्री के थे जो कि अफ्रीका की एक कंट्री है। इनके टाइम पीरियड में भाई क्या क्या हुआ, देखो इनके टाइम पीरियड में तो फॉकलैंड का युद्ध हुआ था। ठीक है, ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच में, और बाकी ऐसा कुछ भी इनके टाइम पीरियड में नहीं हुआ। 6 नंबर के हैं हमारे बुतरस बुतरस घाली जो कि मिस्र कंट्री के थे। और देखो इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ, एन एजेंडा फॉर पीस नाम की एक रिपोर्ट जारी की गई थी और इन्होंने मुंजाबिक में यूएन का एक सफल अभियान में चलाया था। ठीक है, बोस्निया सोमालिया रवांडा में यूएन की असफलताओं के लिए भी इन पर आरोप लगे थे। गंभीर असहमतियों के कारण अमेरिका ने इन्हें दोबारा महासचिव बनाने का विरोध किया था। ठीक है, 7 नंबर के हैं हमारे कोफी अन्नान जो कि घाना कंट्री के थे, जो कि एक अफ्रीका की कंट्री है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी एड्स टीबी मलेरिया से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष इन्होंने बनाया था। ठीक है बच्चों, देखो ये टाइम पीरियड कौन सा है, और ये आप देखो 1992 टू 1996, और एक मिनट ये और देख लो। तो जब आप आगे पढ़ोगे आपके सिलेबस में भी है कि इराक पर अमेरिका ने अटैक किए थे पूरे विश्व की संयुक्त सेना बना के। ठीक है, प्रथम खाड़ी युद्ध और द्वितीय खाड़ी युद्ध। तो प्रथम खाड़ी युद्ध के टाइम में दो हमारे महासचिव बने, पहले थे जेवियर पेरेस दे कुइयार और दूसरे थे बुतरस बुतरस खाली। और दूसरा जो खाड़ी युद्ध हुआ उस टाइम थे हमारे कोफी अन्नान, इस टाइम यूएन के महासचिव थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अमेरिकी नेतृत्व में इराक पर हुए हमले को अवैध करार दिया था। 2005 में मानवाधिकार परिषद और इन्होंने शांति संस्थापक आयोग की भी इन्होंने स्थापना की। और ये हमारे ऐसे पहले महासचिव हैं जिन्हें कि 2001 में नोबेल का शांति पुरस्कार मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई पहले भी तो मिला है। ठीक है, लेकिन बच्चों देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मरणोपरांत। ठीक है, मरणोपरांत मिला था डैग हैमरशोल्ड को। और प्रथम महासचिव जिन्हें कि नोबेल शांति पुरस्कार मिला था वो थे कोफी अन्नान। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे 8th जो महासचिव है बान की मून। ये कोरिया गणराज्य के थे। आपको पता है कोरिया का विभाजन हो गया है।
ठीक है, उत्तरी कोरिया के जो तानाशाह हैं उनको कोई मतलब नहीं है, वो विश्व की वैश्विक प्रॉब्लम से बिल्कुल दूर रहते हैं, वैश्विक समस्याओं से, जितने भी विश्व में मैटर चलते हैं उससे कोरिया को बिल्कुल दूर रखते हैं। ठीक है, तो दक्षिणी कोरिया से थे ये बान की मून। ठीक है, इस पद पर बैठने वाले ये दूसरे एशियाई थे। तो भाई क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई पहले एशियाई कौन थे, तो पहले एशियाई थे हमारे ये यूथांड। ठीक है, यूथांड जो है ये पहले एशियाई हैं जो कौन सी कंट्री से थे, ये थे बर्मा से, जिसे कि करंट में म्यांमार बोला जाता है। और दूसरे एशियाई कौन है भाई, दूसरे एशियाई हैं बान की मून जो कि थे दक्षिणी कोरिया से। ठीक है, ये हो गए दूसरे। इन्होंने जलवायु परिवर्तन पर प्रकाश डाला, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य और सतत विकास लक्ष्य पर इन्होंने ध्यान दिया, यूएन वीमन के निर्माण के लिए इन्होंने काम किया, युद्ध वियोजन और परमाणु निरस्त्रीकरण पर इन्होंने जोर दिया। ठीक है, अब हमारे आते हैं नेक्स्ट महासचिव जो कि करंट में, जो कि वर्तमान में भी यूएन के महासचिव हैं। ये हैं एंटोनियो मनुएल दे ओलावेरा गुतेरेस। आपको पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस एंटोनियो गुतेरेस याद करने की जरूरत है। ठीक है, एंटोनियो गुतेरेस ये 2017 से यूएन के महासचिव हैं। और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई कौन से देश के हैं, तो आपको बताना है कि ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, पुर्तगाल के ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं 1995 टू 2002। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के भी ये अध्यक्ष मेन रह चुके हैं इस टाइम पीरियड तक। सोशलिस्ट इंटरनेशनल के अध्यक्ष भी इस टाइम तक रह चुके हैं और अभी वे संयुक्त राष्ट्र के 9th नंबर के महासचिव हैं। ठीक है बच्चों, आपको जो है इन देखो स्पेशली आपको देखो किस किस की फोटो याद रखने की जरूरत है। कोफी अन्नान, बान की मून एंड करंट में जो एंटोनियो गुतेरेस है, इनकी पिक्चर आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन से महासचिव जो है वो कैसे दिखते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आपको फोटो दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि भाई बताओ ये कौन से महासचिव है, इनका नाम बताओ। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम। अब देखो ये एक लोगो है, लोगो से ही आपको जानना है कि भाई ये लोगो किसका है। ये लोगो है विश्व बैंक, जिसे कि बोला जाता है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इसे वर्ल्ड बैंक भी बोला जाता है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसकी औपचारिक स्थापना की गई थी। इस बैंक की गतिविधियां मुख्य रूप से जो विकासशील देश से संबंधित है। ठीक है, यह बैंक मानवीय विकास, जिसमें क्या क्या आता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामीण विकास, सिंचाई, ग्रामीण सेवाएं, पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण में कमी, नियमों का निर्माण और उन्हें लागू करना। इसके अलावा जो भी हमारा आधारभूत, जो भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी देश के विकास के लिए, जिसमें क्या क्या होता है, सड़क होती है, शहरी विकास होता है, ठीक है, बिजली होती है, लाइट होनी चाहिए, इसके अलावा सुशासन, जिसे कि गवर्नेंस बोला जाता है। ठीक है, गुड गवर्नेंस, जिसमें क्या होता है कि भाई कदाचार का विरोध किया जाएगा, जो विधिक जो संस्थाएं हैं, ठीक है, लीगल संस्थाओं का विकास इसमें किया जाएगा, के लिए ये काम करता है। यह अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है। ठीक है, ज्यादा गरीब देशों को ये अनुदान वापस भी नहीं चुकाने पड़ते हैं। देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। इस अर्थ में यह संस्था समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती है। आपके लास्ट क्लास से आगे के क्वेश्चंस पर हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे।